हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। पिछली क्लास में हमने आपको नैनस समीकरण से कुछ बातें बताई थी और साथ ही वहां पर कुछ आपको एग्जाम्पल भी कराए थे। और आज का हमारा जो टॉपिक है, उसका अगला टॉपिक है हमारा, वो है एनसीईआरटी का 3.3.2 जो कि है विद्युत, यह है विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा यानी कि गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चों, हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको एनसीईआरटी के पूरे पॉइंट टू पॉइंट कराएं, सारे के सारे, कोई भी आपका एनसीईआरटी का पॉइंट छूटने ना पाए। हालांकि ये जो गिब्स एनर्जी से रिलेटेड जो टॉपिक है, ये जो जानकारी है इस टॉपिक पे, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं जब मैंने आपको नैनस समीकरण प्रूफ करना बताया था। तो उससे पहले मैंने आपको गिब्स एनर्जी के बारे में पूरी डिटेल में बातें बता दी थी। तो क्योंकि हम कह सकते हैं एक फॉर्मेट है कि हम एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, तो अब हम इसको यहां पर लेते हुए चलेंगे। और साथ ही इस टॉपिक के अंतर्गत एनसीईआरटी में जो एक दो इक्वेशंस से उन्होंने गिब्स एनर्जी को समझाने की कोशिश की है, हम उसको भी क्या करेंगे, डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं गिब्स ऊर्जा होती क्या है। हमने, आपको ध्यान हो तो हमने एक थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशंस आपको लिखाई थी। हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के हम कह सकते हैं नियम से किसी जो निकाय जो हमारा होता है, उस निकाय की किसी भी निकाय या किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो गिब्स एनर्जी होती है, जिसे हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वह बराबर हमारी होती है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस के बराबर होती है। ये हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेकर के यहां से चले थे, जहां डेल्टा जी हमारी क्या होती है, गिब्स ऊर्जा या गिब्स फ्री एनर्जी भी कहा जाता है इसे। डेल्टा एच, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी कहते हैं। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी। इसी प्रकार T इंटू डेल्टा एस, यह क्योंकि ये सब ऊर्जा के रूप में है, तो T इंटू डेल्टा एस से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वह भी एक ऊर्जा ही होगा, और इसको हम कहते हैं एंट्रोपी। तो मुझे लगता है ये आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम इसमें एक एक बिंदु पर समझते हैं कौन सी चीज क्या है। देखिए, किसी भी, जैसे हमने यहां लिखा है डेल्टा एच है एंथैल्पी मतलब यदि हम निकाय की कहें तो निकाय की ऊर्जा, यदि किसी रासायनिक समीकरण की कहें तो रासायनिक समीकरण के घटित होने पर जो ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया उत्सर्जित करती है या अवशोषी करती है, क्योंकि हमने कहा था रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है तो वहां पर ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एंथैल्पी वही क्या है, रासायनिक समीकरण के संदर्भ में कहें, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कहें, तो यह वही ऊर्जा है जो या तो उत्सर्जित हो रही है या फिर अवशोषित हो रही है, पहली बात। दूसरा T इंटू डेल्टा एस, जिसे हम एंट्रोपी कह रहे हैं, और डेल्टा जी जिसे हम कहते हैं गिब्स ऊर्जा। ये क्या चीज है, कुल ऊर्जा जो हमारी होती है किसी निकाय की, वो दो हिस्सों में बंटती है। पहला हिस्सा तो होता है कि जिस ऊर्जा का वह रूप जिसको कि हम कार्य के रूप में परिवर्तित कर सकें, और उस ऊर्जा को हम नाम देते हैं गिब्स ऊर्जा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित हुई या कोई एक निकाय है, मान लेते हैं उसके अंदर कुछ ऊर्जा है, उस ऊर्जा के मैंने कहा दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा हो गया गिब्स ऊर्जा और दूसरा हो गया एंट्रोपी। जो गिब्स ऊर्जा है गिब्स एनर्जी है, वह ऊर्जा है, हम कह सकते हैं ऊर्जा का वह भाग है जिसको आप कार्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि इसका यूज कर सकते हो आप। और दूसरी ये जो एंट्रोपी है, यह वह ऊर्जा है जो ऊर्जा तो है निकाय में, लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। और पिछली क्लास में जब मैंने ये टॉपिक आपको समझाया था, तो वहां आपको एक एग्जांपल दिया था। मैंने कहा आपकी जो फोन मेमोरी होती है, आप जानते हैं फोन में जो उसमें डाटा को सेव करने के लिए जो मेमोरी मिलती है, वो 32 GB होती है, 64 GB होती है। तो आपने कभी देखा हो उसमें जाकर के, फाइल मैनेजर में जाकर के देखा हो, तो आप फोन में तो लिखा होता है 32 GB, लेकिन जब आप फाइल मैनेजर में जाकर के कुछ डाटा सेव करना चाहते हैं तो पूरा 32 GB आपको स्टोरेज नहीं मिल पाती। यदि 32 है तो आपको 27-28 GB के लगभग मिलता है। लगभग वो 4 या 5 GB क्या करता है, जो फोन होता है वो अपने लिए रिजर्व रख लेता है, और बाकी 27 GB क्या कर देता है, आपके सामने दिखा देता है। तो ठीक वही चीज है यहां पर, जो टोटल 32 GB दिखा रहा है वो मान लो एंथैल्पी है निकाय की, और उसमें से जो आपको 27 GB दिखा रहा है जिसमें आप अपना डाटा सेव कर सकते हो, वो एक प्रकार से गिब्स ऊर्जा है।
और जो 5 GB है जो अपने लिए रिजर्व करता है, फोन अपनी प्रोसेसिंग चलाता है, अपने सॉफ्टवेयर के लिए रिजर्व रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है गिब्स एनर्जी तो आपको समझ में आ गई होगी। हमने आपको कहा था कि गिब्स एनर्जी जो होती है वो हमारी होती है 3 टाइप्स की। एक गिब्स एनर्जी होती है शून्य, गिब्स एनर्जी की 3 वैल्यूज बताई थी। एक होती है गिब्स एनर्जी शून्य। शून्य कब? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है। साम्य अवस्था में मतलब वो यदि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि जिसमें अभिकारकों से उत्पादों का बनना और उत्पादों से अभिकारकों का बनना। लेफ्ट साइड क्या होते हैं हमारे रासायनिक क्रिया के, हम जानते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के दाहिनी तरफ के क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं उत्पाद। यहां पर मैं एक अभिक्रिया लिख लेता हूं जिसका अभी हम यूज करेंगे गैल्वेनिक सेल की, और वह अभिक्रिया में लिखता हूं। हम जानते हैं जैसे हम लिखते हैं जिंक की लिख लेते हैं, जिंक प्लस Cu+2, ये एक्वस सॉल्यूशन में है। और इससे हमारा क्या बनता है, इससे हमारा बनता है जिंक+2, यह भी एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, Cu, कॉपर बन जाएगा। ये इक्वेशन है। इसमें ये जो बायां पक्ष होता है इसे हम कहते हैं अभिकारक, और ये जो दायां पक्ष होता है ये हमारा होता है उत्पाद। तो यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से है जो कि उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय का अर्थ कि अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण हो रहा है और उत्पादों से अभिकारक भी बन रहे हैं, यदि ऐसी स्थिति में है, और साम्य अवस्था का अर्थ है जिसमें मैंने कहा डेल्टा जी गिब्स एनर्जी का मान 0 होता है, उस साम्य अवस्था का अर्थ है कि जितनी तेजी से अभिकारक उत्पादों में बदल रहे हैं उतनी ही तेजी से उत्पाद भी अभिकारक में बदल रहे हैं। तो इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई, एक साम्य अवस्था आ गई। तो यहां पर गिब्स एनर्जी क्या होती है, 0। दूसरी मैंने कहा था कि जैसे हम ले रहे हैं गैल्वेनिक सेल लेते हैं। गैल्वेनिक सेल कौन सा होता है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, जो कहते हैं गिब्स एनर्जी जो हमारी होती है वो होती है माइनस में। क्यों होती है माइनस में, क्योंकि हम कह रहे हैं कि रासायनिक ऊर्जा जब वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है तो हम उस वैद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गिब्स एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो गिब्स एनर्जी नेगेटिव में आती है। और तीसरा हमने कहा था वहां पर होती है गिब्स एनर्जी पॉजिटिव। वो कब होती है, जब वैद्युत अपघटनी सेल का उपयोग किया जाता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित नहीं हो रही है, हम उसको घटित करवाने के लिए, उस अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए बाहर से सेल से उसको ऊर्जा देते हैं, तो उस समय क्या हो रही है, अभिक्रिया को बाहर से ऊर्जा मिल रही है, इसलिए गिब्स एनर्जी क्या होती है, वह वहां पर होती है पॉजिटिव। तो 3 चीजें जो मैंने अभी मौखिक बोली है वो पूरी चीजें आपको मैं डिटेल में लिखवा चुका हूं अपने पिछले लेक्चर में। यदि आपको लग रहा है कि सर लिखवा नहीं रहे हैं तो आप मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, वहां पर आपको पूरी चीजें मैंने डिटेल में समझाई जब नेनेस्ट समीकरण आपको प्रूव करवाई थी। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी कि गिब्स एनर्जी अब क्या होती है। अब गिब्स एनर्जी को प्रूफ कैसे करते हैं वो भी मैं वहां करवा चुका हूं, लेकिन यहां दोबारा से करवा रहा हूं क्योंकि हम यहां एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। हमने कहा मेरे पास कोई एक सेल है, सेल कैसा है, रासायनिक सेल है। तो रासायनिक सेल है तो वहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, मान लेते हैं वैद्युत ऊर्जा के रूप में। तो यदि वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है, और वैद्युत ऊर्जा हमारी क्या होती है, हमने कहा किसी सेल का जो ऊर्जा होती है यानी कि उसके द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि कार्य और ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। आप जानते हैं फिजिक्स में हम कहते हैं कि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। और कार्य की परिभाषा ही होती है कि कार्य, ऊर्जा की परिभाषा होती है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य और ऊर्जा क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सेम होते हैं। तो हम यहां पर कार्य कह रहे हैं कि सेल द्वारा किया गया कार्य। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर किसी सेल द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य क्या होगा, किया गया कार्य, ये बराबर हमारा होता है Q इंटू V के बराबर होता है, जहां Q सेल ने कितना आवेश प्रवाहित किया है 1 सेकेंड में, उसका मान है Q, और V क्या है, सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच का क्या है, विभवांतर है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, किया गया कार्य आ जाता है। और ये कार्य क्या है, एक ऊर्जा ही है जिसको हम बाद में गिब्स ऊर्जा के इक्विवेलेंट रखने वाले हैं। अब यहां पर एक बात और आती है, हमने कहा क्योंकि ये कैसा सेल है, एक गैल्वेनी सेल है, और गैल्वेनी सेल के लिए अभी मैंने बताया कि गिब्स एनर्जी की जो वैल्यू होती है वह हमारी होती है नेगेटिव। तो अब हम आगे से क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। उससे पहले मुझे Q को कैलकुलेट करना है। Q क्या है, आवेश।
तो मैं लिखता हूं यहां पर, यदि सेल से 1 सेकंड में n मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो प्रवाहित, इसको अलग ही लिख ले हैं, प्रवाहित कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा। अब आपने इस लाइन पे जरूर ध्यान देना है। मैंने कहा सेल से कितने 1 सेकंड में कितने मोल, n मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हो, तो आवेश की कुल मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो हमने कहा आवेश की कुल मात्रा Q बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, n तो क्या हो गई, मोलों की संख्या, n गुणा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने कहा n मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए, तो कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ, मैं कह दूं n क्या होगी, मोलों की संख्या, और साथ में क्या लिख लिया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम एक कांस्टेंट यानी कि f फैरेड से निरूपित करते हैं, तो हमने यहां पर लिख लिया Q बराबर आ गया n इंटू f, जहां f क्या है, 1 मोल आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, उसकी मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो यहां भी लिख लेते हैं, जहां f 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश की मात्रा है, और f का मान भी आपको पता होना चाहिए। जो f का जो मान होता है वो हमारा होता है 96, और सामान्यतः हम 96500 लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में से लिखा गया है 96487 कूलम पर मोल, ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास आ गया Q बराबर n इंटू एफ, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी n मोलों की संख्या, f हमने कहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, जो कि इतनी है न्यूमेरिकली। अब इस Q की वैल्यू को हम यहां रखने वाले इस वाले सूत्र में, मान लेते हैं यह है समीकरण 1, लेकिन उससे पहले हम कहते हैं, चूंकि हम जब सेल की बात करते हैं, सेल के लिए जो वोल्टेज होती है, विभवांतर होती है, वो उसके किसके बराबर होती है, विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, जिसे हम ई सेल कहते हैं, इसके बराबर आएगा। तो यह दोनों मान Q तथा V के मान समीकरण 1 में रखने पर लिखते हैं, समीकरण 1 में Q तथा V के मान रखने पर, तो रख दें तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी आ गई, NF, और V की जगह क्या लिखना है, ई सेल, तो ये आ गया ई सेल आ गया। इतना हमने काम कर लिया। अब हम लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, ये ऊर्जा है, जो कार्य है वो ऊर्जा के रूप में है, और इस ऊर्जा को क्योंकि हम कार्य के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, और मैंने आपको यहां पर समझाई थी पहली इक्वेशन कि किसी भी निकाय की वह ऊर्जा जिसे कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गिब्स ऊर्जा कहते हैं। तो इसका मतलब है इस ऊर्जा को, सेल की इस ऊर्जा को क्योंकि कार्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए ये जो ऊर्जा होगी, ये जो किया गया कार्य होगा, ये गिब्स एनर्जी के बराबर होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया डेल्टा जी बराबर एन एफ इंटू ई सेल के बराबर आ गया, इतना आ गया। अब साथ ही हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो एक सेल ले रहे हैं जो कि हमारा गैल्वनी सेल है, तो लिखते हैं चूंकि गैल्वनी सेल के लिए गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है, पॉजिटिव नहीं होती, क्योंकि जो हमारा गैल्वनी सेल होता है, गैल्वनी सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो यानी कि जब रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी तो सेल की ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। तो हम कहते हैं कि जो गिब्स एनर्जी होगी वो क्या होगी, माइनस में आएगी। तो क्या लिखा हमने, अब यदि इस वैल्यूज को यहां पर रखें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी बराबर माइनस एन इंटू एफ इंटू ई सेल, एन इंटू एफ इंटू
ई सेल। ये हमारे पास क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया है। अब बच्चों ये फार्मूला तो हमारे पास आ गया, ये तब की स्थिति में है जबकि हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया मानक स्थिति में घटित नहीं हो रही है। मानक स्थिति आप जानते हो, मानक स्थिति मैंने 3 कंडीशंस बताई थी। यदि ताप 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन हो, दाब हम कह सकते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, और तीसरा मैंने बताया था आपको जिसको हमने कहा था सांद्रता, यानी कि जिस विलियन का हम उपयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड जिन विलियनों में डाले गए हैं उनकी सांद्रता यदि 1 मोलर हो तो हम कह सकते हैं कि यह तीनों कंडीशन मिलकर के एक मानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। और उसके लिए यदि सेल का विद्युत वाहक बल लिखते हैं तो उसे E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि मैं कहूं कि ये हमारी कौन सी स्थितियां हैं, ये स्थिति तब है जब ताप तो हमने 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ही लिया है, दाब भी हमने क्या लिया है, 198 लिया है, सॉरी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है, लेकिन सांद्रता इस स्थिति पर 1 मोलरता नहीं है। ये कब है, लिखते हैं जब ताप कितना है, 298 केल्विन के बराबर है, और दाब P कितना है, यह है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, लेकिन हम कह सकते हैं जो सांद्रता है M वो किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। तो इन 3 कंडीशनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाए तो हम कहते हैं वो मानक स्थिति नहीं है। तो मानक स्थिति जब नहीं है तो गिब्स एनर्जी जो होगी किसी गैल्वेनिक सेल की वो होगी -N × F × E सेल के बराबर होगी। अब लिखे मानक स्थिति में, लिखते हैं मानक, या मानक स्थिति से पहले हम यह देख लें कि ये N को हम कैसे कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। पहले हम ये लिख लेते हैं, हमने कहा कि किसी गैल्वेनी सेल के लिए, लिखते हैं यहां गैल्वेनी सेल के लिए, और गैल्वेनी सेल के लिए हम इसका उपयोग करें तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया Zn प्लस Cu प्लस 2 जिसका एक्वस सॉल्यूशन है, यह हमारा परिवर्तित हो रहा है किसमें, Zn प्लस 2 में जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, और प्लस किसमें परिवर्तित हो गया, Cu में। इस समीकरण के लिए हम कहते हैं जो N का मान किसके बराबर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, तो पूरे 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, N की वैल्यू 2 हो जाएगी, N की हमारा कितना आ गया, 2। इस N का मान 2 इस समीकरण में रखें तो इस गैल्वेनी सेल के लिए जो गिब्स एनर्जी होगी डेल्टा G वह बराबर होगी -2 × F × E सेल के बराबर होगी, ये बराबर होगी हमारी गिब्स एनर्जी। और यदि इस गैल्वेनी सेल में हम प्रत्येक पद की 2 से गुणा कर दें, हम लिखेंगे यदि इनकी सांद्रता हम दुगनी कर दें, यानी कि Zn की वैल्यू क्या हो जाए, ये हो जाएगा 2Zn प्लस 2Cu प्लस 2 एक्वस सॉल्यूशन से क्या बन रहा है, 2 फिर से Zn प्लस 2 एक्वस सॉल्यूशन और प्लस 2Cu। इस प्रकार से मैं लिखूं तो सबके आगे 2 आ गया। जब सबके आगे 2 नहीं था तो N का मान कितना था, 2। अब क्या हो गया, आता अब की बार N का मान कितना हो जाएगा, 4। तो 4 इस समीकरण में रखें तो क्या आ जाएगी हमारी समीकरण लिख लेते हैं। ये वाली समीकरण हमारी आ जाएगी डेल्टा G इज इक्वल टू -4F × E × सेल के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी गैल्वेनी सेल में जैसे जैसे सांद्रता बदलती है, प्रत्येक हम कह सकते हैं पदार्थ की कह लीजिए या आयन की कह लीजिए, तो वैसे वैसे हम क्या कहते हैं कि जो गिब्स एनर्जी है उसकी वैल्यू भी बदलती चली जाती। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब हम इसके आगे समझेंगे कि यदि हम आदर्श स्थिति ले लें, क्योंकि ये तो कैसी स्थिति थी जब मानक स्थिति नहीं थी, क्योंकि यहां पर ताप तो 298 था, दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, लेकिन मोलरता 1 नहीं थी। अब यदि हम मोलरता 1 ले लें, प्रत्येक पदार्थ की मोलरता किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो क्या होगा। तो अब इसको करेंगे, उससे पहले आप चाहें तो एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करी थी और हमने देखा था यदि स्थितियां मानक ना हो तब गिब्स एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो डेल्टा G इज इक्वल टू -N × F × E सेल के बराबर था।
अब ये कब स्थिति थी, जब मानक न हो। मानक के लिए हमने कहा ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि m की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए थी। लेकिन ये फार्मूला तब है जब m मोलरता का मान यानी कि सांद्रता का मान वो 1 मोलर नहीं है। अब लिखें हम, यदि मानक स्थिति में लिखते हैं, मानक स्थिति में यदि मानक स्थिति लें तो यानी कि टेम्परेचर का मान कितना होगा, 298 केल्विन के बराबर होगा, 298 केल्विन के बराबर होगा। प्रेशर कितना होगा, वो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और जो सांद्रता होगी, सांद्रता वह बराबर कितनी होगी, 1 मोलर के बराबर होगी। यदि ये तीनों स्थितियां हो तो कौन सी स्थिति होगी, मानक स्थिति। और मानक स्थिति में जो सेल का विद्युत वाहक बल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको कि हम वहां पर आपने देखा होगा नैनस समीकरण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब मोलरता 1 के बराबर नहीं होती तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें प्राप्त नहीं होता सेल का, या मानक विद्युत वाहक बल प्राप्त नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते थे, नैनस समीकरण का उपयोग करते थे। लेकिन यदि मानक स्थितियां आ जाए तो क्या होगा, तो मानक स्थिति में जो ई सेल होगा वह बराबर होना चाहिए ई नॉट सेल के बराबर होना चाहिए। पहली बात ये समझ में हमें आती है। यदि यह बात आती है हमारे को समझ में, तो इसका अर्थ है कि ये वाली जो हमारी इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अतः गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा जी। अब क्योंकि ये मानक स्थिति है और मानक स्थिति में हम नॉट लगा देते हैं, इसलिए यहां पर भी आपने नॉट लगा देना है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, यह फार्मूला तो वही है, माइनस n इंटू एफ। अब यहां पर था ई सेल, तो ई सेल की जगह क्या लिख लेंगे, ई सेल, और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, इसलिए यहां पर ई नॉट लगा देंगे। तो मानक स्थिति में हम कह सकते हैं जो गिब्स ऊर्जा की वैल्यू होगी वो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर होगी। तो मुझे लगता है काफी आसान है, कोई इसमें जटिलता नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब साथ ही आपको एक बात और भी पता है, हम जानते हैं जो कह सकते हैं गिब्स एनर्जी को यदि हम साम्य स्थिरांक के पदों में व्यक्त करें तो कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं चूंकि गिब्स ऊर्जा या जिसे मानक गिब्स ऊर्जा कहें, यहां पे लिख लेते हैं चूंकि मानक, क्योंकि हमने मानक गिब्स एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मानक गिब्स ऊर्जा क्या हो जाएगी, यदि साम्य स्थिरांक के पदों में व्यक्त करें तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी, ये होता है एल एन, और ये होता है साम्य स्थिरांक के। ध्यान रखिएगा इस बात को। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी, एल एन की जगह लिख सकते हैं लॉग, नीचे क्या आ गया नेचुरल लॉग है तो ये ई, और साथ में क्या लिख लेंगे के। या आप इसे कह सकते हैं ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी, और लॉग जो बेस ई है इसको मैं लिख रहा हूं 2.303 लॉग बेस 10, साम्य स्थिरांक क्या है के। ध्यान रखिएगा जहां के क्या है, साम्य स्थिरांक, स्थिरांक। और ये किस प्रकार से है, ये तो हम पिछले अपनी जब नैनस समीकरण मैंने बताई थी तो बड़े डिटेल में आपको बताई थी वहां इक्वेशन, तो वो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। के क्या है, यहां पर साम्य स्थिरांक को प्रदर्शित कर रहा है। आर हम जानते हैं ये हमारा गैस नियतांक है, टी हमारा क्या है टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर को हम जानते हैं कितना ले रखा हमने 298 केल्विन के बराबर लिया हुआ। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इसको समझ सकते हैं, आप इसको नोट कीजिए। फिर हमने इसके बाद जिसका एक एग्जाम्पल और साथ में एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन है, फिर हम उनको सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं इस टॉपिक के बेस्ड में हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पहले उसे सॉल्व करते हैं। और ये हमारा है उदाहरण 3.3, यह है उदाहरण 3.3। क्या कह रहा है ये उदाहरण, इसके अनुसार डेनिया सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा डेनिया सेल के लिए, यानी कि हमें इलेक्ट्रोड विभव यदि मानक है तो हम यहां पर ई नॉट लगा देते हैं, और यह है 1.1 वोल्ट, पहली बात।
दूसरा हमारे को दे रखी गिब्स एनर्जी का परिकलन करना है। यह है Zn, इक्वेशन है जिंक प्लस कॉपर का एक्वा सॉल्यूशन है, इससे हमारा बन जाता है जिंक आयन एक्वा सॉल्यूशन में प्लस क्या हो जाता है कॉपर। इस प्रकार से ये हमारे पास बन जाता है। अब कैसे करेंगे, ये हमारा क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में है। अब हम जानते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए, तो Zn जो है वो परिवर्तित हो रहा है किसमें, Zn+2 पे। इसका अर्थ है कि जिंक से जिंक आयन में परिवर्तित हो रहा है, और जो जिंक आयन है वो इस प्रकार का है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसका अर्थ है जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ये हो रहा है जिंक का। अब दूसरा देखिए, कॉपर का आयन था और ये कॉपर का आयन किस में परिवर्तित हो रहा है, कॉपर में परिवर्तित हो रहा है, कॉपर के उदासीन परमाणु में परिवर्तित हो रहा है। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। इसका अर्थ है कि ये क्या चीज है, यह हमारी है अपचयन की क्रिया, यहां अपचयन हो रहा है। तो यदि इसको अलग अलग इक्वेशन के रूप में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जिंक Zn सॉलिड स्टेट में है, यह परिवर्तित हो रहा है जिंक आयन के रूप में एक्वा सॉल्यूशन में, और प्लस हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इक्वेशन को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। ऐसे लिख दिया। तो ये हमारी कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण। और आप जानते हैं एक सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों भी क्रियाएं होती हैं, और जब दोनों एक साथ होती है तो उसे हम रिडॉक्स इक्वेशन कहते हैं। तो ये ऑक्सीकरण की होगी। अब अपचयन की लिखें तो क्या आ जाएगा, Cu+2 एक्वा सॉल्यूशन है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ये किस में परिवर्तित हो रहा है, कॉपर में हमारा परिवर्तित हो जाता है, ये सॉलिड स्टेट में। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये कैसी समीकरण है, अपचयन की। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसने मानक इलेक्ट्रोड विभव हमारे को दे रखा है, और ज्ञात करने के लिए लिखा है कि मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, ध्यान रखिएगा, मानक गिब्स ऊर्जा, ये हमें ज्ञात करनी है। और फॉर्मूला हम जानते हैं, गिब्स ऊर्जा को लिखते हैं डेल्टा जी, और जब मानक शब्द लग जाए तो यहां पर आ जाता है नॉट, और ये बराबर होती है -N × F × E सेल के बराबर होती है। और यदि यहां पर नॉट है तो यहां पर भी क्या है, E नॉट आ जाएगा। ये मानक सेल का मानक विद्युत वाहक बल है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये ऐसा कह सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखिए n का मान कितना है, n बराबर कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, जिंक जब ऑक्सीकरण की विक्रिया करी तो 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर नंबर कितना है, 2, इसी को यही प्रदर्शित कर रहा है n की वैल्यू को। या यहां पर देख लीजिए, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है अपचयन की विक्रिया में, तो यहां पर भी 2, ये किसको प्रदर्शित करेगा, n को प्रदर्शित करेगा। n का मान कितना है, 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, पहली बात। f तो एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमारे को पता है, सीधी सीधी कितनी होती है, 9, 6 और 487, ये होती है कूलम पर मोल। बहुत सी जगहों पर इसको 96500 ले लिया जाता है। तीसरा आया ई सेल, ई नोट सेल, इसकी वैल्यू हमारे को दी हुई है यहां पर, यह है 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। ये सब वैल्यूज यदि यहां रख दी जाए, इन वैल्यूज को यहां पर, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नोट बराबर -n का मान हो गया 2 गुणा f का मान हो गया 96487 मल्टीप्लाई ई नोट सेल की वैल्यू है 1.1। अब आपको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर कैलकुलेशन भी कीजिए। अब बच्चों अगर मैं ऐसे करता रहूं 2 7 14 2 8 16, तो टाइम हमारा वेस्ट होता है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो निश्चित रूप से आप गुणा भाग तो आसानी से कर सकते हैं। तो आपने इसको बस मल्टीप्लाई करना है डेसिमल के साथ में, तो साथ में हमारी जो वैल्यूज निकल के आएगी वो आएगी बराबर डेल्टा जी नोट की जो वैल्यू निकल के आएगी -21227, इतने के बराबर आएगी। अगर आपकी वैल्यू कम ज्यादा आती है, कभी मेरी कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है प्यारे बच्चों, तो जो आपका मान आ रहा है वही सही है, इस बात को मानिएगा। मेरा काम केवल आपको यहां प्रोसेस बताना है कि आखिर न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होंगे। कैलकुलेशन अब क्लास 12th में नहीं सिखाई जा सकती। हाँ, कहीं लॉग की बात आएगी, कहीं कुछ स्पेशल बात होगी तो जरूर आपको वहां पर करके दिखाऊंगा।
तो फिलहाल डेल्टा जी नॉट यानी कि मानक गिब्स ऊर्जा का मान आ गया 21227 और ये हमारी किस में होगी, जूल पर मोल में होगी, क्योंकि एन क्या थी, मोलों की संख्या थी ना, इसलिए जूल पर मोल आ गई। अब ये हमारी है। अब यदि इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो हम इसको किलो जूल में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये बराबर -21.227 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए दशमलव यहाँ पीछे रहा होगा, इसको 3 खाने इधर लाया तो क्या लिख लूंगा मैं, 1000 लिख सकता हूं, साथ में जूल पर मोल, यानी कि हो गया -21.227 और ये 1000 जूल किलो जूल के बराबर हो गया, तो किलो जूल पर मोल। तो मानक गिब्स ऊर्जा हमारी -21.227 किलो जूल पर मोल के बराबर होगी। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इन्हीं टॉपिक पे आधारित कुछ हमें पाठ्यनिहित प्रश्न दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, पहले हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा पाठ्यनिहित प्रश्न है 3.4। तो इसके अनुसार ये कहते हैं pH बराबर 10 के विलियन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। दो चीजें इसमें ध्यान देने वाली है। एक तो इसने दिए है pH की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 10। दूसरा दिया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इसकी बात कर रहा है, मानक की बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। और विभव का क्या करना है, हमें परिकलन करना है। इस विभव को हमें कैलकुलेट करना है, ये कितना निकल करके आएगा। अब जानते हैं यदि मानक स्थितियां न हो तो उस स्थिति में जब हम किसी सेल का कह लीजिए या किसी इलेक्ट्रोड का जब हम विभव ज्ञात करते हैं तो उसको हम निकालते हैं नेनस्ट समीकरण की हेल्प से। और नेनस्ट समीकरण का काम ही यह है कि यदि स्थितियां मानक न हो, मानक मतलब जब ताप 298 केल्विन, दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हम तीसरी चीज कहते हैं जब मोलरता क्या हो 1 मोलर हो, यानी कि सांद्रता, विलेन की सांद्रता 1 मोलर हो। तीनों स्थितियां होती है तो मान्य स्थिति, मानक स्थिति होती है। यहां पर इसने क्या कहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव निकालना है उस सॉल्यूशन का जिसका पीएच कितना है 10, और वहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहा है। इसका अर्थ है वहां पर जो समीकरण होगी वो इस प्रकार से होगी, H+ आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, H2 में बदलेंगे। अब समीकरणों को संतुलित करने के लिए वो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, 1/2 लगा लेते हैं। तो ये इस अभिक्रिया को हम समझ सकते हैं। अब नेनस्ट समीकरण हमारे पास क्या है, हम जानते हैं नेनस्ट समीकरण से, और नेनस्ट समीकरण हमें क्या कहती है, हमें वो कहती है E, और E बराबर होता है हमारा E0 माइनस 0.059 और अपॉन हमारा होता है N, और साथ में हमारा होता है log R। यहां पर आप जानते हैं लॉग के साथ हम ले लेते हैं Q ले लेते थे, और Q की वैल्यू आप जानते हैं कैसे निकाली जाती है। तो ये हमारी क्या होती है, नेनस्ट समीकरण होती है। अब इस नेनस्ट समीकरण में हमें क्या क्या दे रखा है देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है हाइड्रोजन का, वो E0 की वैल्यू होती है 0। हमें E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। N क्या है, सांद्रता, मोलरता, हम कह सकते हैं मोलों की संख्या, सॉरी। तो मोलों की संख्या कितनी है आप देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो वर्किंग है वो केवल 1 है, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और Q आप जानते हो उत्पादों की सांद्रता बटे हम कह सकते हैं अभिकारों की सांद्रता के बराबर होता है जो Q होता है। तो कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे इसको, ये देखिए, और ये लॉग लिखा है तो आप समझ सकते हैं या बेस 10 है, तो E बराबर हमारा आ जाएगा E। अब आप जानते हो H आयन किस में परिवर्तित हो रहा है, 1/2 H2 में परिवर्तित हो रहा है, बराबर। इसी समीकरण को लिखें तो H आयन किस में परिवर्तित हो रहा है, 1/2 H2 में परिवर्तित हो रहा है, और साथ में हमारा आ गया माइनस 0.0591 अपॉन N, और साथ में क्या आ गया लॉग, और ये हमारा आ गया Q। अब इसकी वैल्यू तो क्या होगी 0, तो E H+ अपॉन 1/2 H2 बराबर ये हो गया 0 माइनस 0.0591 अपॉन N की वैल्यू मैंने कहा कितनी है, यहां पर इस समीकरण से देखें तो N की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वर्किंग है, तो क्या आ गया N की वैल्यू 1 आ गई, साथ में आ गया लॉग। अब क्या आता है, लॉग Q की वैल्यू होती है उत्पादों की सांद्रता। उत्पाद क्या है, हमारी एक हाइड्रोजन गैस है, तो उसकी यदि सांद्रता निकालेंगे तो वो हमारी 1 निकल के आएगी, क्योंकि
गैसों की हमने कहा था जो सांद्रता ज्ञात की जाती है वो कि निकल जाती है उसके दाब के रूप में, और दाब हम क्या ले रहे हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो कितनी होगी, एक। अब H आयन की सांद्रता निकालनी है, क्योंकि ये जिस सॉल्यूशन में है उसकी pH वैल्यू हमें यहां दी हुई है। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, H आयन की जो सांद्रता होगी, यहां पर लिख लेते हैं, चलिए, H आयन की जो सांद्रता होगी वह हमारी होती है 10 की घात माइनस pH के बराबर होती है। एक ऐसा विलयन जिसकी हमें pH वैल्यू दी हो, उसमें H आयन की जो सांद्रता होती है उसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है। तो इससे हमें ये निकल के आता है कि H आयन की जो सांद्रता होगी 10 की घात माइनस, और pH का मान कितना दिया है, 10, तो 10 की घात माइनस 10 के बराबर होगी। तो ये यदि चीज आपको समझ में आ गई तो इसकी वैल्यूज को यहां पे रखना है, तो क्या आ जाएगा, EH प्लस अपॉन 1/2H2 बराबर माइनस 0.0591 अपॉन 1 से भाग देंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में आ गया, यहां पर लिख लेंगे लॉग, इसको लिखेंगे Q की वैल्यू 1/10 की घात माइनस 10। क्यों लिखा मैंने 1/10 की घात माइनस 10, क्योंकि 1 क्या है, ये हमारा ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में H2 की सांद्रता है, और जो अभिकारक है उसकी सांद्रता कहां आती है, हर में आती है, जो कि 10 की घात माइनस 10 है H आयन की सांद्रता। तो ये हमने लिख लिया यहां पर, तो वैल्यूज रखें। अब देखिए लॉग को कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग इसको ऊपर ले जाइए तो 10 की घात क्या हो जाएगी, प्लस 10 हो जाएगी। ये इसको सॉल्व करें तो माइनस 0.0591 गुणा, ये एक सूत्र होता है लॉग m की घात n का, मैं यहां अलग से लिख रहा हूं, लॉग m की घात n बराबर होता है n लॉग m के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए लॉग ये हो गया 10 क्या हो गया m, और घात 10 क्या होगी n, तो log m की घात n का सूत्र लगा n log m, यानी कि हम लिख सकते हैं इसे 10 log 10। अब ये जो log है इसका तो बेस क्या है 10, तो log 10 बेस 10 जो हमारा होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी कि ये आ जाएगा 0.0 माइनस में, माइनस भी लगा लेते हैं, माइनस 0.0591 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा सीधे 10, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 0.591, और ये हम क्या निकाल रहे हैं, E की वैल्यू निकाल रहे हैं H प्लस अपॉन 1/2H2। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या है, हाइड्रोजन का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है, उसे ऐसे ज्ञात करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.5, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। दिया गया है ई सेल 1.05 वोल्ट, तो हमें दिया है ई सेल बराबर 1.05 वोल्ट, और ये हमें स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिया हुआ है, तो ई नॉट की वैल्यू हमें दी है। इक्वेशन कौन सी है, हमें सेल का ईएमएफ यानी कि हमें ई कैलकुलेट करना है, ई सेल निकालना है, और समीकरण हमें दी है निकिल जो सॉलिड स्टेट में है यानी कि Ni जो सॉलिड फॉर्म में है, प्लस ये सिल्वर के साथ क्रिया कर रहा है 2Ag प्लस सिल्वर आयन के साथ। साथ में क्या हो रहा है, इसकी मोलरता दे दी 0.002 मोलर, और ये रिएक्शंस हमारी आ रही है Ni2 प्लस, और इसकी मोलरता भी हमें दी है 0.160 मोलर, प्लस साथ में हमें दे दिया 2Ag, और ये हमारी होगी सॉलिड स्टेट में। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप जानते हैं यदि हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है सेल का, और मानक स्थिति में नहीं है, तो सीधे नैनस्ट समीकरण का उपयोग करना पड़ा है। तो क्या लिखते हैं, नैनस्ट समीकरण से। तो नैनस्ट समीकरण हमारे क्या होती है, आप जानते हैं ये हमारी होती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल, साथ में होती है माइनस 0.591 बटे n, और यहां पर हमारा होता है लॉग, और सीधे आप चाहें तो सीधे क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं। तो अब वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं, तो हमें ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये आ गया ई सेल बराबर ई नॉट सेल की वैल्यू हमें दी है, यह है 1.05 वोल्ट, माइनस ये हो गया 0.059, ये होता है 0.0, ऐसा होता है 0.0591 बटे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देख रहे हैं इसमें
हम कह सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 हैं, तो सीधे 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। तो यानी कि कितना आ गया, नीचे आ गया 2, साथ में आ गया लॉग क्यू। अब क्यू की वैल्यू हमने आपको बताई थी, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। उत्पाद क्या है, ये तो सॉलिड है, तो इसकी सांद्रता तो होगी 1, इसकी सांद्रता हमें दी हुई है। अब अभिकारकों में आ जाए, अभिकारकों में ये सॉलिड है, तो इनकी सांद्रता कितनी होती है 1। जितने भी ठोस होते हैं या परमाणु उदासीन अवस्था में होता है तो उसकी सांद्रता 1 ली जाती है सामान्यतः, और ये हमारी इसकी सांद्रता हमें यहाँ दी हुई है, तो लिखते हैं लॉग। अब उत्पाद क्या है, निकिल, तो इसकी सांद्रता ऐसे लिख लेते हैं Ni की सांद्रता बटे नीचे किसकी आ जाएगी Ag की सांद्रता, और साथ में इसकी घात भी लिखनी पड़ेगी Ag, ये Ni2 प्लस और इसमें Ag प्लस, और इसकी आगे क्योंकि Ag के आगे 2 है इसलिए घात क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इस बात को जरूर ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो ये ध्यान रखना कि यदि इसके आगे जो गुणांक है यदि वो 2 है तो घात उतने ही आ जाएगी। थ्योरी में डिटेल में आपको समझाया मैंने। तो अब वैल्यूज रखते हैं तो क्या आ जाएगा 1.05 माइनस 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.02 दूनी 4, फिर ये आ जाएगा 2 निम 18, 2 पंजे 10, तो लगभग इतना आ जाएगा। साथ में आ गया लॉग, ये आ गया N2 प्लस, Ni प्लस 2 प्लस का मान कितना दिया है, इसकी सांद्रता कितनी दी है 0.0160 बटे नीचे क्या है Ag की जो सांद्रता दी है वो हमें दे रखी है 0.002, यह है 0.002 और इसका क्या है स्क्वायर। अब हम अलग से इसको सॉल्व करेंगे लॉग को और फिर वो वैल्यूज यहां पुट करेंगे। तो कैसे करते हैं, हमने कहा लॉग हमारे पास आ गया 0.160 बटे नीचे आ गया 0.00, ये 2 है, इसका स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.002, ऐसे लिख लें। अब देखिए यहां दशमलव से ये वाला दशमलव कट गया, इसके पीछे भी 3 0, इसके पीछे भी 3 0, कोई समस्या नहीं है। अब यहां से हटाया ये वाला, ये हटाया तो क्या आ जाएगा ऊपर की ओर 1000 आ गया, पीछे 3 अंक है तो 1000 आ गया। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा लॉग, ये आ गया हमारा 160 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक 0 को यहां पर ले गए तो मैंने लिख लिया 16 गुणा 10,000। मेरी बात समझ रहे होंगे आप, ये वाला 0 इस 1000 के साथ में ले गया। नीचे क्या कटेगा, देखिए सारे ये 2 बच गए, 2 बच गया तो क्या आ गया 2 गुणा 2, तो 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया लॉग, ये हो गया 4 गुणा, ये है 10,000, 10,000 का मतलब 10 की घात 4। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास फिर से एक लॉग का सूत्र होता है, हम जानते हैं सूत्र होता है हमारे पास लॉग, एक होता है हमारे पास लॉग m मल्टीप्लाई n बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n, ये वाला सूत्र पहला सूत्र होता है। तो ये लॉग, ये हो गया m, ये हो गया हमारे पास n, तो क्या लिख लेंगे लॉग 4 प्लस लॉग 10 की घात 4, ऐसे लिख लिया। अब हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग 2 की घात 2 प्लस लॉग 10 की घात 4। अब यहां पर फिर से दूसरा सूत्र हमारे पास आता है, कौन सा, ये होता है लॉग m की घात n बराबर होता है n लॉग m। तो अब ये लॉग m की घात n बराबर n लॉग m, इसको यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे यूज कर रहे हैं तो ये आ गया बराबर, ये आ गया 2 लॉग 2 प्लस ये 4 आगे आ जाएगा तो 4 लॉग 10। अब ये दोनों बेस 10 वाले लॉग हैं, आधार 10 है, तो लॉग 2 की जो वैल्यू होती है ध्यान रखिएगा वो 0.3010 होती है। आपको ये स्टैंडर्ड मान ध्यान रखना चाहिए, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और दूसरा लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर। ये दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड मान है। इनकी वैल्यूज यहां रखें तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 0.3010 प्लस 4 गुणा लॉग 10 का मान 1, तो 2 से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा 0 2 0 6,
तो 0.6020 प्लस 4, तो ये आ गया 4.6020, ये हमारा आ गया। ये पूरी की पूरी इस वैल्यू को कैलकुलेट करके हमने इतना निकाल लिया है। अब यहां पे वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, 1.05 माइनस 0.0295 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, लॉग इस पूरे को सॉल्व करके लॉग का मान कितना आया, 4.6020। अब आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1.05 माइनस, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.14, कितनी आएगी 1.05 माइनस इसकी दोनों मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 0.14, और इससे इसको घटाइए तो आपकी वैल्यू आएगी 0.91 वोल्ट के बराबर आ जाएगी। तो देखिए 5 में से 4 गया, 1 आ गया, और 10 में से 1 गया, कितना आ गया 9 आ गया, तो ये आ गया 0.91 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.6, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है का 298 केल्विन ताप पर जो विभव दे रखा हमारे को मानक विभव, वो हमें दिया है 0.236 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा, ध्यान रखिए मानक गिब्स ऊर्जा इसने कहा है, एवं साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो मानक गिब्स ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा Z0 से, एक तो ये निकालना है, और दूसरा साम्य स्थिरांक जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। साथ ही हमें क्या क्या दिया है, E0 सेल 0.236, E0 सेल हमें दिया है, यहीं पे लिख रहे हैं, E0 सेल दिया है 0.236 वोल्ट के बराबर दिया है, 236 वोल्ट, और अभिक्रिया दी है 2Fe3+, ये एक्वस सॉल्यूशन में है यानी कि जलीय विलयन है, साथ में इसने दे दिया प्लस 2i, ये भी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में है, और ये भी आयन की फॉर्म में है, और ये हमारा बन गया है 2Fe2+, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और प्लस साथ में बन गया I2, ये हमारा क्या है सॉलिड फॉर्म में। तो ये इसने क्या कर दी, हमारे को समीकरण यहां पर दे दी है। तो इस समीकरण को देख करके हमें क्या क्या चीजें निकालनी है, मानक गिब्स ऊर्जा तथा जो साम्य स्थिरांक होता है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, ये होता है डेल्टा Z0 का सूत्र होता है माइनस N इंटू F इंटू E, और ये हमारा होता है E0 सेल, इसके बराबर होता है। तो इसमें देखिए F की वैल्यू हमें पता होती है, वो होती है 96500 या 96487, उसके बराबर होती है। E सेल हमारे को दे रखा है, ये हमारे को दे रखी है वैल्यू। सेकेंड बात, N की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या रोल है। यहाँ पर हमारे 3 आयन थे, यानी कि Fe, यदि 2 को देखिए सब में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी I2 है, तो इसको आगे समझ लीजिए यहाँ 2 है तो 2 को छोड़ दीजिए। F3+ आयन यानी कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी थी आयरन में, ये परिवर्तित हुआ Fe2+ में, यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है और साथ में क्योंकि अभिक्रिया में 2 लगा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 2, तो यानी कि हमें पता चल गया, चूंकि n का मान तो कितना आ गया 2, तो वैल्यूज यहां रख लें, तो डेल्टा Z0 इज इक्वल टू -2 गुणा F का मान हम जानते हैं 96487 मल्टीप्लाई E0 की वैल्यू भी हमको पता है, ये हो 0.236। जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है 40 माइनस में 45.55 किलो जूल पर मोल के बराबर होती है। हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है, आप कैलकुलेट करिएगा, यदि इससे कोई भी अंतर आता है तो जो आपका आंसर होगा वही सही होगा। तो फिलहाल हमने इसको इतना आपको बताया, इतना कैलकुलेट करके आया है। तो ये डेल्टा Z0 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब हमें क्या निकालना, साम्य स्थिरांक। और साम्य स्थिरांक कैसे निकालते हैं, हमें सीधा सीधा फार्मूला पता है, चूंकि हम जानते हैं डेल्टा Z0 क्या एक और फार्मूला होता है जो होता है माइनस, और हमने आपको अभी इसी टॉपिक में लास्ट में वो फार्मूला आपको लिखवाया था, वो हमारा होता था RT ln, और ये हमारा होता था K। अब ये ln जो होता था हमारा नेचुरल लॉग होता था,
यदि इसे आप log बेस 10 में कन्वर्ट करते थे तो मैंने आपको बताया था यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये ln की जगह आपको क्या लिख लेना है, log लिख लेना है। और इस log का अर्थ क्या होता है, ये log 10 बेस वाला है जिसका आधार कितना है 10। तो लिख भी लेता हूं, यदि ln जिसको हम log e बेस कहते हैं इसको हम 2.303 log बेस 10 ऐसे भी लिखते हैं। तो इस ln को मैंने इस तरीके से लिख लिया 2.303 और यहां पर ऐसे करके। नीचे यदि 10 नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसका आधार 10 ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह हमने यहां पर कर लिया। अब इसे सॉल्व करें आगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए r t log kt इन सब की वैल्यूज हमें रखनी है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले k की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। ये आ गया log k इज इक्वल टू, ये है डेल्टा z0 बटे ये आ गया -2.303 इंटू आर इंटू टी। अब यहां पर आपको वैल्यूज रखनी है। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमने कभी कैलकुलेट की है -45.55, तो लिख लेते हैं -45.55 किलो जूल है। ध्यान रखिएगा ये हमारी किस में है, किलो जूल पर मोल में है, बस इतना ध्यान रखिएगा, किलो जूल में है बटे नीचे वैल्यू है माइनस मल्टीप्लाई। अब किसकी आएगी, आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू भी हम किलो जूल में रखेंगे तो ये आता है 8.314 मल्टीप्लाई 10⁻³ ध्यान रखिएगा आर बराबर जो होता है वो होता है 8.314 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन के बराबर होता है ये हमारा। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने किसकी वैल्यू रखी है, आर की वैल्यू रख दी। अब टी इसने हमें क्वेश्चन में दिया है 298 है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में टी बराबर दिया है 298 केल्विन है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया 298। जब इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो log k की जो वैल्यू हमारी निकल के आते हैं, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये वैल्यू हमारी निकल के आती है 7.983 इसके बराबर आएगी। तो अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, ये कैलकुलेशन तो देखो आपको खुद से ही करनी है, आपको बस गुणा भाग करना है, आपकी वैल्यूज ये आ जाएगी। इसके आगे देखिए अब क्या होगा, log k की वैल्यू, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, तो k बराबर क्या हो जाएगा एंटी लॉग 7.983। अब इसे कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था एंटी लॉग निकालते समय यदि पूर्णांक में जो भी संख्या होती है, जैसे यहां 7 है, तो उसको सीधे आपने क्या लिख लेना है 10⁻7 लिख लेना है प्लस में, इतना लिख लिया मल्टीप्लाई। अब एंटी लॉग निकालना है 983 का। अब 983 का जब भी एंटी लॉग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं एंटी लॉग की टेबल में क्या करना है आपको 0.98 का 3 वाले कॉलम पर मान ये वैल्यूज पहले आएगी। तो क्या कहा मैंने एंटी लॉग, यानी कि जिसे कहते हैं प्रति लघु गुणक। तो आपकी इस एनसीईआरटी की जो हमारे पास ये किताब है जिसके हम यहां क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, इसी में आप सबसे पीछे चले जाइए। अब वो वैल्यूज हम यहीं से देख करके लिखेंगे। तो सबसे पहले आप सबसे लास्ट में आपको लघु गुणक और प्रति लघु गुणक आपको दिया हुआ है। तो लघु गुणक जो श्रेणी है वो पहले पेज में लघु गुणक की वो 0 से लेके या 0.01 से लेकर के 0.49 तक दिया हुआ है। आपने दूसरा पेज पलटना है, यहां पर आपको वैल्यूज 0.50 से लेकर के 0.99 तक दी हुई है। हमें ज्ञात करना है किसमें, मैंने कहा 98 का 3 में, क्योंकि 983 है तो 98 का 3 में देखना है। तो 0.98 पे देखिए और उसका तीसरा देखिए, ऊपर से तीसरे नंबर पे क्या दिया है 9616। तो वैल्यूज कितनी दे दी इसने, ये आ गया 9616 और यहां है मल्टीप्लाई 10⁻7 तो अलग से। जब ये वैल्यूज आपने लिख करके इस पूरे को यहां से जब नोट करके लिखा टेबल से देख करके ये मान आया, अब इसमें आगे केवल आपको डेसिमल यहां पर और लगा देना है। बस आपने डेसिमल लगाया और यही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट k की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंटी लॉग देखना समझ लीजिए,
यदि एंटीलॉग 7.983 का करना है तो मैंने कहा जो पूर्णांक है, यदि 7 होता, 8 होता, 10 होता, 100 होता, सीधे उसे गुणा 10 की घात के रूप में लिख लीजिए। यहां 7 था तो लिख लिया गुणा 10 की घात 7। अब पीछे दशमलव के बाद क्या बन रहा, 9 8 3, तो पहले दो अंक एक साथ कर दीजिए, ये हो गया 98। अब अगला अंक क्या हो गया 3। तो क्या करना है, एंटीलॉग की टेबल यानी कि प्रति लघु गुणक की टेबल जो आपके एनसीईआरटी की बुक में पीछे दी हुई है, उसमें 98 का ऊपर से देखिए उसके सामने तीसरे वाले कॉलम पे आपको ये मान दिख जाएगा 9616। तो इस प्रकार से आप वैल्यूज को रखिएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा लीजिएगा। ये हमारा फॉर्मेट होता है एंटीलॉग को ज्ञात करने का, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक टॉपिक जिसमें कि हमने मुख्य रूप से गिब्स एनर्जी पर ध्यान दिए, साथ ही हम कह रहे हैं कि हमने इसके एक एग्जाम्पल और साथ में 3 पाठ्यनिहित प्रश्नों को भी हल करा। मुझे उम्मीद है अब यदि आप इन प्रश्नों के साथ इस टॉपिक को करेंगे, इन टॉपिक को, तो आपको आसानी से नैनस समीकरण भी समझ में आ गई होगी और साथ ही आपको गिब्स ऊर्जा के साथ साथ उसके जो एग्जाम्पल होंगे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।